नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को उज्जैन में टेपा उत्सव मनाने की परंपरा 4 दशकों से चली आ रही है। इसी टेपा उत्सव के बारे में, टेपा महोत्सव के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमें समय दिया है श्री राजशेखर व्यास जी ने। राजशेखर व्यास का परिचय करना मुझे लगता है कि अपने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर शक करना होगा, क्योंकि वे पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, तो कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। राजशेखर जी व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। आपका नमस्कार। नमस्कार प्रकाश भाई। ये बताइए सर कि उज्जैन में टेपा सम्मेलन की शुरुआत कैसे हुई और उससे किस तरह आपका परिवार जुड़ा था। टेपों के कुछ किस्से बताइए, और पहले तो टेपे का अर्थ क्या होता है ये भी बता दीजिए। बहुत दिलचस्प सवाल आपने प्रकाश जी पूछा, उसमें सारा इतिहास आ जाएगा। असल में क्या, जी दिल्ली में एक महामूर्ख सम्मेलन होता था, गोपाल प्रसाद व्यास करते थे मूर्ख सम्मेलन, जी और वो कई दशकों से चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी वहां जाते थे, वो बड़े पैमाने पर करते थे मूर्ख सम्मेलन। और लखनऊ में भी होता था एक महामूर्ख सम्मेलन, बंबई में अट्टहास होता था, रामरिक मनहर करते थे। तो यहाँ जी उज्जैन में एक व्यंग्यकार थे डॉक्टर शिव शर्मा, और जी प्रभात भट्टाचार्य अभिजीत थे। इन सबको सूझा कि अपने यहाँ भी ऐसा कुछ करें। तो ये हाँ पंडित सूर्य नारायण व्यास से मिलने आए कि अपन भी मूर्ख सम्मेलन करें। तो पंडित जी ने कहा कि मालवा में कोई मूर्ख नहीं होए, मालवी बोलते थे व्यास जी, तो उनका अपना जी है टेपो है। टेपा शब्द हाँ विशुद्ध मालवी शब्द प्रकाश भाई। टेपे का अर्थ जी पंडित जी ने बताया कि वह भोला आदमी जो जानता है कि वह मूर्ख बनाया जा रहा है, पर वह मूर्ख बनकर आनंदित होता है। यानी गालिब के लफ्जों में कहा जाए कि बना के भेष फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। तो यहाँ का आदमी मूर्ख होता नहीं, पंडित जी ने कहा। वो मजे हाँ लेता है कि मातम मूर्ख समझो, मैं हूं नहीं, पर टेपा बन हाँ के रहता है। पंडित जी ने कहा कि पहला टेपा तो कालिदास ही था, जो जिस डाल पे बैठा वो डाल काट रहा था, तो वही जी लोगो बना। और इसीलिए लोग हाँ व्यास जी को टेपा सम्मेलन का उन्नायक संस्थापक भी कहते हैं। शिव शर्मा भी ये कहते रहे, मानते रहे। तो पहला टेपा सम्मेलन लगभग 70 के दशक में हुआ। आज 50वां है टेपा सम्मेलन, आपने 40 साल बताए, जी लगभग 50 साल 50वां सम्मेलन है। पंडित जी की स्मृति में पुष्पमा सम्पन्न किया जाता है, तो वो जी देने में जाऊंगा। टेपा सम्मेलन के असंख्य किस्से मेरे पास भरे पड़े, क्योंकि मैं आरंभिक दौर से जुड़ा हूं। और जी सबसे दिलचस्प बात ये प्रकाश भाई कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मेरा छोटा सा योगदान है, जो बहुत बड़ा हो गया बाद में। पहले दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था भारत में, तो इसको सबसे पहले दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पे मैं 80 के दशक में लाया, दोपहर 2 बजे, और 1 घंटे का प्रोग्राम था। पूरे देश ने देखा और दंग रह गया कि उज्जैन में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग में शिव जी शर्मा से कहा कि तुम एक लेख लिखो, टेपा हो टेपा। उसमें हाँ पहले 3 टेपे का नाम सुनकर ही आप चौंकेंगे, क्योंकि वही पहला टेपा ही हिट हो गया। पहले टेपे थे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पंडित सूर्य नारायण व्यास और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। इन 3 टेपों जी को सम्मानित। अब इसमें नए नए विधा, ये जो आज की अदालत और आपकी अदालत और जनता की अदालत है ना, रजत शर्मा करता है, या हमारे यहाँ भी जनवाणी हुई थी, ये सब टेपा सम्मेलन की कॉपी है। टेपा सम्मेलन में कटघरा बनता था, लोगों को बुलाया जाता था, उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाता था। और वो पूरा हास्य व्यंग लिखता कौन था मालूम है? आरंभिक टेपा सम्मेलन के सूत्रधार थे हमारे व्यंग के, भारत के सबसे बड़े व्यंगकार डॉक्टर शरद जोशी। उज्जैनी में जन्मे थे शरद जोशी ने व्यंग लिखा, तो वो प्रशस्ति लिखते थे, टेपा प्रशस्ति। उसमें प्रकाश जी चंद्र सेठी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, बालकवि बैरागी, कौन नाम है, धर्मवीर भारती, हम्म नौशाम जोशी, सब आए। और मुझे याद है मेरे बचपन से, क्योंकि 50 साल हो गए, तो मैं तब 10 साल का रहूंगा, तब कालिदास मॉन्टेसरी में शुरू किया था ये। मुरलीधर सिंह वहां के संस्थापक थे, कालिदास मॉन्टेसरी के स्कूल था ये। उसके पीछे बहुत बड़ा हॉल था, सभागार था। हाँ फिर ये क्षीरसागर आए, फिर ये यहाँ कालिदास अकेडमी के संकुल में होने लगा। फिर अब वो कालिदास अकादमी के मैदान में होता है। हम्म तो उसमें होता क्या था कि सेठ जी को जैसे सामने खड़ा किया, और उनकी प्रशंसा निंदा उनके सामने ही पढ़ी जाती थी। तो मेरे बारे जी में भी अच्छा किताब भी छप गई, डायमंड पब्लिकेशन से टेपा हो गए टॉप, और कई पब्लिकेशन से छपी है किताब।
तो हाँ। दिलचस्प बात ये कि कुछ चीजें मुझे याद आ रही है उनमें, जैसे मनोहर श्याम जोशी, तो शरद जोशी का नाम भी उल्टा करके पढ़ते थे, श्याम मनोहर जोशी, कि ये इतना मनोहर है और श्याम है कि अब आज का दिन अप्रैल फूल का है तो ये सब बातें कही जा सकती, नहीं तो शालीनता के खिलाफ भी आएगी। उनमें जैसे कन्हैयालाल नंदन को बकायदा शरद जोशी ने मंच पर च में उ की मात्रा, तब में इ की मात्रा, य में आ की मात्रा लगाओ तब नंदन बनता है करके बुलाया था। जी जी जी। मात्रा, तब में इ की मात्रा, य में आ की मात्रा लगाओ तब ये नंदन बनता है, तो ऐसे नंदन को बुलाए। तो बहुत मजेदार मजेदार उसमें भाषा गढ़ी जाती थी। उसका असंख्य किस्सों में सबसे दिलचस्प किस्सा वो है कि आपको ध्यान हो, आपका मित्र शाहिद मिर्जा तब जीवित था, वो इंदौर से रिपोर्ट करने आता था। फ्रंट पेज पे हेडलाइन भी लगी है वो, नई दुनिया में, दुनिया की सबसे खतरनाक हेडलाइन कही जाएगी। हुआ क्या कि एक बार शरद को मध्य प्रदेश सरकार ने 15,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की और कहा कि टेपा सम्मेलन दे देंगे। तो शरद जोशी प्राय बाद में आना छोड़ दिया था बंबई से, पर वो टेपे की वजह से खींचे गए। और जब इन्हें लालच दिया कि आपको 15,000 का सम्मान भी दे रहे हैं, ये 70-80, तब 15,000 बड़ी रकम होती थी, वो आ गए। मंच पे क्या हुआ कि वो कोई राशि वाशी आई नहीं भोपाल से, तो यहाँ कलेक्टर कमिश्नर दिया उनको, खाली लिफाफा दे दिया। अच्छा, शरद जोशी मंच पर ही खोल के भी देख लिया। तो उन्होंने ऑफिशियली टेपा सम्मेलन के मंच पे कहा कि अब इसका क्या करूं मैं, इस खाली लिफाफे का, इसको भोंगली बना के अपने उपयुक्त स्थान पर लगा लो। और आप ये शाहिद मिर्जा ने यही हेडिंग फ्रंट पेज पे नई दुनिया में लगाया था कि पुरस्कार की भोंगली बना के उपयुक्त स्थान पर लगा ली जाए। अच्छा, ये आलम था। तो यहाँ क्या था कि तो काम रचा गया था टेपा सॉन्ग, और वो टेपा सॉन्ग से शुरुआत होती थी। फिर बड़े बड़े फिल्म अभिनेता आने लगे इसमें, खूब बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, कॉमेडियन आने लगे। और सबसे मजेदार, इसमें एडवर्टाइज चलते थे शरद जोशी के जमाने में और शिव शर्मा, कि क्या आप खाज और खुजली से परेशान रहते हैं, क्या आप नहाते हैं फिर भी बासी बदबू मारते हैं, फलाने फलाने एड आते हैं, उसमें तो सुमन छाप चड्डी बनियान पहनी है, टिंग टोंग शिव मंगल बना, ऐसे एड चलते थे तरह तरह के। वो बहुत दिव्य एड होते थे, वो खूब हंसाते थे लोगों को। और उसका अच्छा, टेपा सम्मेलन की थीम भी शिव शर्मा बहुत विशुद्ध और नई नई चुनते थे। यानी सिमोस्त आया तो नागा टेपा बाबू की पहचान, सब नागा बाबा बन के बैठेंगे। मैंने भी कई टेपा सम्मेलन अटेंड किए। मुझे एक किस्सा याद आता है, एक विज्ञापन मुझे याद है। उन दिनों हिंदी एक्सप्रेस निकला था, एक मैगजीन निकली थी, उसका नाम था हिंदी एक्सप्रेस। तो विज्ञापन चला था, भारतीय रेलवे का विज्ञापन, छुक 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 छुक, क्या आपको मुंबई जाना, सब मुंबई था, क्या आपको मुंबई जाना है, छुक 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 छुक, हिंदी एक्सप्रेस में बैठ कर जाइए। इस तरह तो इसमें ना मुकदमे में सवाल जवाब भी होते थे और बहुत बड़े बड़े लोगों के बहुत मजाक उड़ाई जाती थी। हमारे मुझे याद आता है कि हमारे ये टेपा के टॉप में पहले निकाल लेता है, या कहीं बुक शेल्फ में होगी भी, या मैंने संभाली कि नहीं मालूम नहीं, डायमंड से छपी प्रशस्तियां हैं बहुत दिलचस्प दिलचस्प। मेरे बारे में उसमें पढ़ा गया था कि इन्होंने काम भगत सिंह पे किया, पर दिखते चंद्रशेखर आजाद हैं। उस समय मेरे बाल घने थे, मूछें थी। तो लिखा कि रात में प्राय रस्सी पे गले में रस्सी डाल के झूला झूलने का अभ्यास करते हैं और इनकी पत्नी रोज इनको उतारती है। अभी इन्होंने उज्जैनी पर एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री को कहा डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्होंने। तो पिंजुमल हलवाई से लेके मिर्जा नईम बेग की वेश्याएं भी इनके पीछे पड़ गई कि हमें क्यों नहीं दिखाया। तो उसमें पूरे शहर का व्यंग था कि कई लोगों ने मेरे पे हल्ला करा था कि आपने हमें नहीं दिखाया, हमें नहीं दिखाया। वो छोटी सी फिल्म 30 मिनट की, पूरा शहर समेटना था। तो पंडित जी पे, सूर्यनारायण जी पे बहुत दिलचस्प व्यंग करे थे। और हमारे एक चाचा का लड़के हैं, वो ज्योतिष करते, तो कहा कि सूर्यनारायण जी जब कहते थे कि बारिश होगी तो बारिश होती थी, कहते थे सूखा पड़ेगा तो सूखा पड़ता था। पर इनका प्रेडिक्शन ऐसा है, शिव शर्मा व्यक्तिगत भी उनसे चिड़े हुए थे, तो कहा इनका प्रेडिक्शन ऐसा है फलाने महाशय का कि जब ये कहते हैं बारिश होगी तो सूखा पड़ता है, और जब ये कहते हैं सूखा पड़ेगा तब बारिश होती है। तो इन्होंने मेरे छोरे का अमृत मुहूर्त तो निकाला शादी का, आज तक शादी नहीं हो रही है। तो बड़े मंच पर वो कुछ कर देते थे बहुत बड़े बड़े लोगों को। और ये बाद के काल में शिव शर्मा खुद व्यंग लिखते थे, और वो प्रशस्तियों का जो पूरा संकलन एक बुक फॉर्म में आया है, टेपा हो गए टॉप। मैं धर्मिक में था, मुझे याद है धर्मिक में हर टेपा सम्मेलन की 2 पेज की रिपोर्ट रपट जाती थी।
और शुरू भारती जी ने बहुत, उनका भी नाम उन्होंने उल्टा ही रखा था, वो बाद में उनको पसंद आया तो उन्होंने अपना नाम ही रख लिया था, व्यंग लिखते थे तिरबा। हाँ। तो नाम सबके उल्टे पढ़ना, सुमन जी के निजी किस्से वहां गोपनीय उजागर कर देना, उनके सेक्स स्कैंडल, आईजी साहब डीआईजी साहब के गोपनीय बातें वहां पब्लिकली कर देना। और पहले लोग बुरा भी नहीं मानते थे, बड़ा आनंद आता था, लोग हंसते थे और उसमें शुद्ध हास्य ज्यादा रहता था। तो वो जो दौर था वो फिर धीरे धीरे लुप्त हुआ। अच्छा, फिर फुअरता और बाद में क्या हास्य व्यंग का स्तर भी गिरने लगा। लेकिन जब तक शिव शर्मा थे उन्होंने उसको बहुत कोशिश की, किस तरह से बाद में तिलकेंद्र अरोड़ा वगैरह ये भी प्रशस्ति लिखते थे, नई पीढ़ी के मुकेश जोशी, हरीश कुमार सिंह, अच्छे व्यंगकार हैं। उज्जैन में व्यंगकारों की एक पीढ़ी तैयार हुई, यशवंत व्यास, ये सब बच्चे जो तैयार हुए, ये सब टेपा सम्मेलन की देन है। और टेपा में मैं समझता हूँ कोई नाम नहीं बचा, बालकवि बैरागी क्या, बड़े बड़े नाम, नीरज दादा क्या, कवियों में सोम ठाकुर क्या, फिर बाद में एक कवि सम्मेलन होता था, कवि सम्मेलन था और उसमें विशुद्ध हास्य व्यंग की कविता पढ़ी जानी ही तय थी। तो ये बड़ी भारी परंपरा थी, जो अच्छी बात है कि शिव शर्मा के पुत्र मनीष अभी जीवित रखे हुए, आज 50वीं सालगिरह है। मैंने भी कई बरस से उसमें पंडित सोनी व्यास स्मृति व्यंग सम्मान दे रखा। शायद ही आपको पता होगी, व्यास जी भी बहुत बड़े व्यंगकार थे और ज्ञानपीठ से मैं उनकी एक बुक लाया हूँ, वसीयतनामा। ये सुधीर तेलंग ने कार्टून बनाया का खुद का ही फ्रंट पेज पर। और नई दुनिया में ये एकमात्र ऐसे व्यंगकार थे कि नई दुनिया में इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी मौत पर लाइव कमेंट्री लिख दी थी, आपको देखिए अपनी मौत। तो इसको रेडियो कमेंट्री की भाषा में लिखा है कि बेचारा सूर्य नारायण व्यास सहसा चल बसेगा, उसे ही नहीं मालूम था, देखो क्या हो गया। फिर उसके बाद पूरी आंखों देखा हाल। तो ऐसी पढ़ी जाती थी। अब बहुत से ऐसे किस्से जो अब अश्लील की कोटि में भी आ जाएंगे, जैसे फिराज साहब वाले किस्से होते थे ना, ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत हुए। लेकिन प्रतिवर्ष एक अनोखा ये होता था मुकदमा, और वो मुकदमे की शैली बाद में दूरदर्शन के अलावा कई चैनलों ने विकसित की थी, कटघरे में खड़ा करना और हंसी मजाक के साथ। और आपको एक दूसरा था अभिनंदन पत्र। तो अभिनंदन पत्र की जगह धिक्कार पत्र होता था। तुम हमारे शहर के एमएलए हुए, हमको मतलब शहर में कि ऐसे मूर्ख आदमी को हमको चुनना पड़ा और संसद भेजना पड़ा, और मतलब हम पूरा शहर शर्मिंदा है कि आप जैसे महापुरुष को संसद में भेजना पड़ा, पर क्या करें, आपसे बड़ा मूर्ख शहर में दिखा नहीं, तो आपको भेजना पड़ा। ये सब आनंद होते थे। तो अब धीरे धीरे कहाँ पहुंची ये परंपरा? अभी बीच में 2-3 साल तो कोरोना में शायद कर ही नहीं पाए थे लोग। मैं दिल्ली था, मैं इस वर्ष आया हूँ, आज ये 50वीं सालगिरह है इनकी, और आज मैं जाऊंगा तो देखता हूँ कि अब ये आयोजन कहाँ पहुंच गया और अब किस रूप में मनीष चला रहा। शिव जी का बेटा है, उम्मीद तो यही है कि वो स्तर भी बनाए रखेगा और आयोजन की गरिमा भी बनाए रखेगा, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नाम हो गया था टेपा सम्मेलन। आप जैसे बता रहे हैं, धर्मेक जैसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका नियमित उस पर कॉलम देती थी हर वर्ष, रिपोर्ट। और दूरदर्शन पे मैं बैठा था तो मैं नियमित ही प्रतिवर्ष लगभग 5-10 साल तो मैंने बहुत रिपोर्ट खुद बनाई और स्वयं पेश करने भी आता था पर्दे पर। दिन में संडे के दिन हम या ऐसे कोई दिन चुनते थे जिस दिन लोग फ्री होकर आनंद ले सके। तो लोगों को फिर मालूम पड़ा कि उज्जैन में कोई ऐसी मस्करा, तो वो मूर्ख सम्मेलन तो दिल्ली में बंद हो गया, 18 सम्मेलन भी बंद हो गया, और वो मुंबई वाला रामरिक मनोहर का भी बंद हो गया, लेकिन टेपा अब भी जीवित है। पंडित जी का ऐसा मानना था कि जो टेपा है वो अपना विशुद्ध मालवी शब्द है, इसलिए टेपा सम्मेलन नाम रखो इसका। बनारस में एक सम्मेलन हुआ करता था बड़ा, होली के अवसर पर होता था वो उसमें बड़ी धार्मिक कविताएं सुनाई जाती थी, धार्मिक कविताएं सुनाई जाती थी। और उसमें पंडित विद्यानिवास जैसे बड़े बड़े लोग भी शामिल होते थे। वो तो प्रकाश भाई पत्रिका भी निकालते थे, बहुत ही खतरनाक किस्म की, वो मैंने देखी वो पत्रिका। अच्छा, वो बोलचाल की भाषा में छपती थी, वो जैसा बोलते हैं वो वैसे ही छापा जाता, और वो बहुत ही खतरनाक। हाँ, जो बनारस में जैसा बोला जाता वैसे ही लिखा जाता। श्लोक भी होते थे काफी उसमें, ऐसे बहुत और भोजपुरी के श्लोक होते जी। अच्छा, उसमें तो यहाँ तक कहा कि कई कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी और कई सीएम उनको रोकने की कोशिश की, वो सम्मेलन रुका नहीं बनारस का। अब वो क्या हाल है मालूम नहीं, लेकिन मैंने उसको जाके देखा है वहां उस समय। कुछ वर्षों से बंद है, कुछ वर्षों बंद हो गया, कई वर्षों से बंद। आपको सबसे जोरदार किस्सा कौन सा याद आता है टेपा सम्मेलन का? टेपा सम्मेलन सुनते ही आपको याद आता है कि अरे तब तो बड़ी भारी केन हो गई थी भैया अपने साथ,
ऐसा कुछ आपको याद आता है क्या? कई कई सारे थे, उनमें एक बहुत ही दिलचस्प था। एक नागदा के कवि हाँ, थे अपने जगन्नाथ मिश्र, उनको कहा जी, कि जी। भाई ये यार ना टेपा वेशभूषा पहन ले, तो उनने पहनी हाँ, नहीं। हुँ, सम्मेलन में किसी ने शरारत करी कि तो जिस कुर्सी पे बैठे थे उस पे गोंद ढोल रखा था, वो बैठे रहे, तो वो जब उठे तो उनकी कुर्सी की लांग खुल गई, वो धोती की पीछे। हाँ, तो जब वो मुक्ता हुँ, करने आया ना, तो धोती लहरा उठी थी पंखों की हवा में, तो वो बिना धोती के कविता पढ़ रहे थे। और ये मतलब 2-4 मिनट चला और लोग आनंद लेते रहे, तब तक उनकी धोती उठा के लाई गई। हाँ। दो ऐसा तीन कहते हैं लोगों कि दूरदर्शन के आने के बाद और दूरदर्शन पर लोकप्रिय कार्यक्रम होने के बाद लोगों ने वहाँ जाना कम कर दिया, क्या ऐसा है? कम तो आज भी नहीं हुआ। आप जैसे इस बार इन्होंने सुनील पाल बुलाया है, ये आकर्षण जोड़ते रहते कोई फिल्म जगत के लोग, राजपाल यादव ले आते हैं कभी कभी। बहुत कॉमेडियन आए हैं यहाँ पे, मेरे देखते देखते भी पुराने बड़े बड़े नाम भी थे। वो हाँ, जो तो नाम भी भूल गए हम, राजेंद्र नाथ के बाद जो ऐसे ऐसे कॉमेडियन थे ना, वो सब बहुत सारे आए हैं। हाँ, तो असरानी आए हैं, प्रेम चोपड़ा आए हैं, आदमी आए हैं। कादर खान आए हैं। हाँ, जी, काफी। मैंने कहा यार मैं वो टेपा हो गया टॉप बुक ले लेता तो 2-4 प्रशस्ति पढ़कर सुनाता, यहाँ पे रखी भी होगी तो अब स्मरण नहीं एकदम से आएगा मेरे पास। उसमें कई बहुत मशहूर थी वो, ये है। बाकी से देखता जी, हूँ आपका निकल गई वो पुस्तक। हाँ, जी, जी, है। टेपा हो गए निकालिए। टॉप, ये हाँ, ये टेपा हो गए। पुस्तक है। अब इसमें एक आध देवेंद्र प्रशस्ति ने मुझे जो ज्यादा लगे कि मैं, देवेंद्र ने इसका कवर बनाया था, देवेंद्र ने कवर हाँ, बनाया था। देवेंद्र पंच की सज्जा जी, देवेंद्र ही करता है। अच्छा, अब देखो इसमें शरद जोशी की लिखी हुई मैं आपको सुनाऊंगा। तो जी, जी, जैसे पंडित कुमार व्यास या धर्मवीर भारती की भी शरद जोशी ने लिखी है, तो जो शरद हाँ, दादा ने लिखी वो उच्च स्तरीय है। हाँ। अब आप देखिए इनकी स्तरीय हो या प्रशस्तियां। स्तरीय हो, आप तो सुना दीजिए। स्तरीय हो या बिस्तरीय हो, आप तो पढ़ के सुना दीजिए ताकि हाँ, नहीं जो हमारे दर्शकों को लगे। जी, जी, देखो, अब ये शरद जोशी ने लिखा है कि पद्म भूषण साहित्य वाचस्पति और डिलिट से आज टेपाधिराज की उपाधि से भूषित करते हुए हम टेपे पंडित सुनंदन व्यास को अपना टेपाधिराज घोषित करते हैं और धन्य मानते हैं। अपने शेषव में पंडित जी राजनीति के घोर पंख में मग्न हुए कि क्रांतिकारी के युग में भूमिष्ठ होना पड़ा और खुद को भूखे रख के क्रांतिकारियों को पंगत खिलाते रहे। विक्रम की व्यासवाद की लेखनी से धाराशाही करते रहे और गुपचुप उनके नक्षत्रों का अध्ययन करते थे। दुधारू लेखनी के धनी व्यास जी संस्कृत, हिंदी और मालवी के प्रकांड पंडित थे। गंभीरतम और हल्कीतम बातें लिखने और करने से वे पीछे नहीं रहते थे। जितने वे कलमवीर है उतने ही भाषण भीरू। उनका मौन चिंतन जितना प्रखर है उतनी तीखी उनकी गुप्त मंत्रणा। ये बहुत सारी चीजें उसमें। उसमें धर्मवीर भारती में देखिए क्या लिखा है इन्होंने। जी, जी, धर्मपुरी पंडा धाम के नास्तिक, माया नगरी प्रवासी, धर्मवीर के धर्म युद्ध में धर्मयुग चलाकर धर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने वाले धर्मवीर अपने साथ एक आस्तिक चुटियाधारी चाणक्य विष्णु को रखकर गिरते गिरते गोलों से अपनी कलम जीवी काया को इंद्रजालिक ढंग से दूर रखा। इससे देवत्व बोध की आशंका है। तो एक यह बार फिर गुनाहों का से पढ़िए देवता। ना, एक बार फिर से धर्मवीर भारती का फिर से पढ़िए। हाँ, बहुत धर्मपुरी पंडा हाँ, धाम के नास्तिक, माया जी, नगरी प्रवासी, धर्मवीर ने धर्म युद्ध में धर्मयुग चलाकर युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। वो बांग्लादेश युद्ध की रिपोर्टिंग की बात हो रही जी, है। जी, अपने साथ एक आस्तिक चुटियाधारी चाणक्य विष्णु को रखकर गिरते गिरते गोलों से अपनी कलम जीवी काया को इंद्रजालिक ढंग से दूर रखा। इसमें देवत्व बोध की आशंका है। तो ये गुनाहों का देवता सूरज के सातवें घोड़े पर बैठकर कनुप्रिया के सपनों में डूबा, एक हाथ में ठंडे लोहे की ध्वजा लिए, दूसरे पे ठेले का हिमालय पुस्तक की प्रतियां ढोते हुए अंधाई से भटकता हुआ यहाँ पहुंचा है। एक नदी प्यासी बहती रही और यहाँ चांद और टूटे हुए लोगों के साथ मालूम मूल्यों की खोज में अंत में बांग्लादेशांतर पहुंचा। वहां उसने क्या किया है सब जानते हैं। हम टेपा जन उनके टेपानुकूल कृत्य के उपलक्ष्य में उन्हें भी टेपाधिपति की उपाधि से घोषित करते हैं। हाँ, बढ़िया, हरिशंकर प्रसाद, सुनना आप, ये भी आए थे जी, हरिशंकर प्रसाद आए हैं। जी, दादाओं के दादा हरिशंकर प्रसाद हिंदी के साहित्यिक दंगल में दादागिरी के लिए मशहूर है। आपका जी, दबदबा अखिल भारतीय स्तर पर कुछ ऐसा रंग लाता है कि अच्छे खासे नामी ग्रामी साहित्यिक दादा अपने चमचों द्वारा आपके नाम का आचमन करते हैं। छुट भैया हाँ, सुबह शाम शिव महिम्न स्तोत्र के स्थान पर हरि महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं और मध्य प्रदेश की समूची नई पीढ़ी आपको आपका चम्मच बनने में गौरव महसूस करती है। हे हम्म, व्यंगराज,
हमारा तो यही नारा है कि दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। भोजन में दाल बाटी और मिष्ठान में मावा बाटी का जो स्थान है, वही स्थान हरिहर आपका साहित्य में है। तो परिशंकर परसाई जी क्षमा करें, घबराहट में आपका नाम ही उल्टे पड़ गए। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य दंगल में आपका प्रवेश जबलपुर में संकुदा वसुधा नामक पंचांग के प्रकाशन से हुआ। वसुधा तो खोटा सिक्का साबित हुई, मगर परजाई जी चल निकले। हे हरिओम। ऐसे आनंददायक है सुमन जी का। विश्वास नहीं होता कि युवा सुमन अब 78 के हो गए। जब प्रथम टेपा सम्मेलन में आए तो वो ऐसे कैसे ही थे। सुमन और यौवन शब्द एक हो गए। आज भी वही चुस्ती फुर्ती। इस उम्र में लोग दाल दलिया खाते हैं, दांत आंतों का इलाज कराते हैं, और आप पूरी कचौरी से लेकर मुर्ग मुसल्लन तक हजम कर जाते हैं। यार लोग और जिंदा दली का गलत अर्थ लगा के आपको हमेशा पिया हुआ समझते हैं। आप जैसा शायद ही देश में बचा जो कविता के साथ वेद पुराण से लेकर कालिदास और सूरदास तक पेल दे और सकुशल घर लौट जाए। बहुत कमलेश्वर के बारे में भी बहुत मजेदार है। दुष्यंत कुमार जी, राजेंद्र अवस्थी पे सुनने लायक, जो आप कह रहे थे वो भाषा। मिश्री को कहीं से भी खाइए वो मिठास लिए होगी, यही बात राजेंद्र अवस्थी पर पूरी उतरती है। इनके चरित्रों का आप कहीं से भी उठा लीजिए, वो भांति भांति के मूर्खताओं और टेपाओं से संपन्न मिलेगा। कहते हैं पुराने जमाने में जब धरती के लोग काफी दुखी और परेशान हो गए तो वे इकट्ठे होकर भगवान से प्रार्थना करते थे, ईश्वर तू आकर हमें संकट से उबार। तब आपने उर्दू के शायर फिराक गोरखपुरी का नाम सुना था। साहित्य में फिराक और अवस्थी मिलन का उल्लेख एक स्थान पर मिलता है कि बचपन में एक बार मिल गए थे इन्हें फिराक, तब से लहू लुहान है राजेंद्र अवस्थी। कमलेश्वर एक कस्बाई आदमी अपनी ग्रामीण अनुभूतियों को महानगरी कथा का जामा पहनाकर नई बोतल में पुरानी शराब भरने के अंदाज में नई कहानी का पन्ना बन बैठा है। बचपन बदनाम बस घूमते हुए बीता। किशोर अवस्था में परिमल गोष्ठी में से निकाला गया। यौवन अवस्था में काफी हाउस में मशगूल रहा, गप्पबाजी में। जवानी के शेष दिनों में सारिका के डाक बंगले में बैठ गया। यह उसकी असाहित्यिक यात्रा है। टेपाजन उसे इसलिए प्यार करते जो मूलतः ग्रामीण है। कथा साहित्य की गंदी गलियों से भटकता हुआ बांग्लादेश भी गया, फिर वहां से आकर साथ समंदर पार चला गया। हम अपने टेपा गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वह इस अधुनातन तन्मिंगी को चिर संगनी बनाकर फॉरेन से न ले आए, अन्यथा उपाधि छीना पड़ेगी। वाह। तो ऐसे लिखते राजेंद्र माथुर पर पूरे प्रदेश टेपा प्रदेश को गर्व है। मालवा के बदनाम आपका जन्म हुआ। प्रभु की असीम कृपा थी कि आप बड़नगर में पैदा होते होते बाल बाल बच गए। की पूरी वजह नेता आज इतने बड़े लेखक संपादक से वंचित रहते। शायद उन्हें हम नाचने गाने वाली महफिल में देखते और उनकी पुरुषोचित लो लेखनी जिससे अच्छे अच्छे राजनेता घबराते देख नहीं पाते। राजेंद्र माथुर, जिन्हें हम प्यार से रज्जू बाबू कहते हैं, अंग्रेजी के अध्यापक थे गुजराती कॉलेज में। अपने शिष्यों ने अंग्रेजी में आपका बहुत नाम रोशन किया। एक परीक्षार्थी ने मैं घर में खाना खाऊंगा का अंग्रेजी अनुवाद इसलिए किया, आई विल ईट माई होम। आपने सिर पीट लिया और हमेशा के लिए अंग्रेजी पढ़ाना छोड़कर नई दुनिया में पिछले सप्ताह कॉलम लिखने लगे। पूर्व में नई दुनिया के पीर बाबरची हैं। प्रूफ रीडिंग से लेकर मॉडेस्ट ब्लेज और ब्लांडी तक के अनुवाद, बालकों की दुनिया से महिला की समस्या और संपादक से लेकर व्यापार वाणिज्य का आप ही अधिकार पूर्वक लिखते हैं। आपको कंप्यूटर संपादक कहा जाता है। नई दुनिया के चप्पे चप्पे पर आपकी लेखनी की छाप है, लेकिन जहाँ संपादक का नाम जपता आपका नाम वहां से ही गायब है। हम मालवा वासियों को गर्व है। हाँ, बाद में नाम छपने लगा ना उनका। हाँ, प्रधान तो पर हम मालवा वासियों का गर्व है कि हमारा बदनावर का आदमी उत्तर प्रदेश की कन्या को विवाहित कर ले आया। अमूमन उत्तर प्रदेश की सशक्त लड़कियां मालवा के अशरीर किंतु बौद्धिक लड़कों को पसंद नहीं करती है। सदैव दार्शनिक मुद्रा में रहने वाले माथुर विश्व की घटना पर लिखते हैं। विदेश जाने का योग चरण सिंह के साथ आया था। चरण सिंह को विदेश ज्ञान तो क्या देश ज्ञान भी नहीं मालूम था। अब किससे क्या पता नहीं है। वे हमारे साथ इस टेपा को विश्व भ्रमण जाना चाहते थे, पर चरण सिंह चले गए। प्रखर लो लेखनी के धनु माथुर साहब को हम 1008 टेपा अवधूत की उपाधि से भूषित करते और हम काल भैरव से प्रार्थना करते कि नई दुनिया की प्रूफ रीडरी से मुक्ति दिलाकर इनको न्यूयॉर्क टाइम्स का संपादक बना। बहुत बढ़िया। ऐसे हाथरसी पे है, मोहन चोटी पर है, शरद जोशी पर है। हाँ, शरद जोशी पर क्या लिखा गया, कहा गया? शरद जोशी और व्यंग एक दूसरे के पूरक हैं। आप मालवा की काली मिट्टी के अगिया बेताल हैं, हम व्यंगकारों के आप काल भेरू हैं।
टीवी सीरियल वालों के खड़े अनुमान है। और व्यंग्यकारों की दुनिया में आप गुलशन गुलशन ग्रोवर है। उज्जैन के दौलतगंज स्कूल में आपने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की और क्रिमिनल वकील बाबू भगवती शर्मा के सत्संग में रहने के कारण 4 बार फेल हुए। पास हो जाते तो आप अधिक से अधिक विक्रम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हेड बन गए थे, लेकिन हिंदी को एक अच्छा व्यंग्यकार होना पड़ता। बचपन में आप वीर पराक्रमी और साथी रहे। उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप भोपाल चले गए। वहां सांस्कृतिक सचिव अशोक वाजपेयी से युद्ध करने के अपराध में प्रदेश से निकाले गए। इस कारण आपकी हर रचना में भोपाल और वाजपेयी शाश्वत रूप से आते हैं। इसके बाद आप बंबई पधार गए। वहां एक हिंदी पत्रिका के 2 बार अंक निकालकर भूतपूर्व संपादक बन गए। फिल्मों में आपने क्षितिज लिखी, जहां वहां की छतें बढ़ गई और क्षितिज दिखने लगा। शशि कपूर ने आपको फिल्म उत्सव लिखी और हाथ में कटोरा लेकर आज तक दर दर डोल रहा है। दर्शकों के दुर्भाग्य और आपके सौभाग्य से दूरदर्शन चल निकला और आपने फटाफट सीरियल लिख डाले, ये जो जिंदगी वह जनाब और विक्रम बेताल। आप गोरेगांव में निवास करते हैं और साइड बिजनेस के रूप में भैंसों का एक तबेला खोले हुए। जिन दिनों सीरियल नहीं मिलते आप दूध निकल पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में आप सदैव उपेक्षित रहे। अब प्रदेश ने पहचाना है। हास्य व्यंग्य के श्रेष्ठ लेखन के लिए सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। इस प्रदेश में हर बात के लिए पुरस्कार दिया जाता है। हास्य व्यंग्य को गंदी बात समझा जाता है। उटपटांग लिखने वाले को कवि और नचैयों को नृत्यकार माना जाता है। इस वर्ष मालवा के स्टेपो को सम्मानित कर रहे हैं, हम पुरस्कृत कर रहे हैं। इसी में वो घटना हुई थी जिसमें उनको पुरस्कार नहीं मिला। बाल कवि बैरागी जी जी विश्वास नहीं होता कि मालवा की काली मिट्टी के सबसे प्रखर लोंदे बाल कवि बैरागी 60 के हो गए। ये पहले टेपा जो बिना अपने रंग रूप पर शर्माए पूरे देश में अपने टेपापन की पहचान बनाए घूम रहे हैं। अभी भी लगता नहीं कि सटिया गए। वही हंसी, उनका ठिकना कद, बाल सुलभ बदा और बैरागीपन। हम मालवान पर गौरवान्वित है। कल तक संसद में धड़ाधड़ बोलते हुए धड़ाधड़ शेर सुनाते थे, यहाँ तक कि अपना जोगिया बहाना पहनकर हाफ पैंट बुशर्ट पहनकर वैजंती माला जैसे सांसदियों को स्वीट आंटी कहकर छेड़ते थे। अपनी बाल सुलभ हरकतों से हंसाया करते थे। प्राण और रंजीत जैसे हुंकार सांसदों को भी उन्होंने अपनी बात पर हंसना सिखाया। हाय, उसी पब्लिक ने हमें उन्हें रुला दिया। बैरागी राजनीतिज्ञ नहीं, एक कवि और गीतकार है। अपनी सुरीली आवाज में जब गाते हैं तो पाकिस्तानी रेशमा भी उनके सामने जाती है। वे इंटरनेशनल फकीर है। बच्चे भीख मांगने की ट्रेनिंग इनको मिली हुई है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री तो भीख में मांग लाया करते थे। आपने एक पुस्तक भी लिखी, मंगते से मिनिस्टर। आप पुनः लिख रहे हैं, सांसद से फिर मंगते तक। इन दिनों चुनाव होने के बाद आप मनाली मंदिर के भोपा बन गए और झाड़ फूक से अपना पेट पाल रहे हैं। बैरागी की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी कविता, राजनीति और धर्म पत्नी है। राजनीति में राजीव गांधी ने उन्हें मंत्री बनाने का सपना दिखाया और बैरागी नई शेरवानी सिलवाने चले गए, किंतु आपने राजनीति की बांगड़ नहीं उतारी। मालवा के महानतम फ्लॉप हस्ती बनकर रह गए। फिर भी मालवा की आप पहचान है। आप हमारे ओशो रजनीश है। 60 वर्ष के होकर भी आप ठुक्का लगाते हैं, इसलिए हम आपको मालवी टेप के सम्मान से घोषित करते। वाह, मजेदार उपाधियां जी। हाँ, ये पूरी पुस्तक है जितने अभी तक बड़े बड़े टेपे और उन सब किए इन्होंने। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर आज आपको ये कहा जाए राजशेखर व्यास जी कि आप किसको टेपाश्री की उपाधि देना चाहेंगे आज की तारीख में, महानतम टेपा किसको मानते हैं आप? वो सब जानते, मैं नाम ना लूंगा तो आप भी जानते हैं, आपने उनकी पुस्तक भी लिख दी भारत के। और अभी तो आप ताजा 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 टेपा तो अपने ये कश्मीर फाइल वाले विवेक अग्निहोत्री भी हो गए। वो भी मालवा के ही है, भोपाली है। भोपाली है वो। और उनने पूरे देश को तो टेपा बना ही दिया है। भोपाली होने के गुण भी बता रहे थे पत्रकारों को कि अकेले में मिलना तो बताऊंगा भोपाली के। अभी अपनी फिल्म से पूरे देश को तो अच्छा टेपा बना दिया। आप समझ गए। तो वो अपने हैं भी भोपाल के डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री के बेटे हैं। जी जी। तो ये बताइए, राजनीति के टेपे और फिल्म के टेपे तो हो गए, साहित्य का टेपा आप किसे मानते हैं आज की तारीख में? आप साहित्य में कोई बड़ा नाम नहीं रहा जिसको आप टेपा कहे। हमारे जमाने में तो नामवर सिंह जैसे बड़े नाम थे जो टेपाओं के टेपा थे, टेपा गुरु थे। अब तो उज्जैन में भी कोई बड़ा नाम नहीं बचा। इंदौर में कोई सरोज कुमार जी खूब आते रहे, हमारे यहाँ राहुल वारपुते आते रहे, राजेंद्र माथुर आए, प्रभाष जोशी आए, वैदिक जी आए।
अब उधर देखो, आप दिल्ली में तो लेखक पत्रकारों का कोई नाम ही नहीं बच रहा है कि आप कहो कि ये राइटर है। अभी बड़े नाम कोई लेखक पे मेरे सूझ नहीं पड़ते कि इसको आप बड़ा लेखक हो। अब तो क्राइम थ्रिलर सुरेंद्र मोहन पाठक बड़े लेखक हो गए। आप बताओ कि लेखक है कौन? अभी मुझे तो दो नाम आप गिनाओ कि ये राइटर है, कि ये कथाकार है। कमलेश्वर थे, मोहन राकेश थे, राजेंद्र यादव थे, एक पीढ़ी थी पूरी। फिर भी अभी चित्रा मुदगल है, जिनको हम कह सकते हैं कि उनमें मालवी टेपों के बहुत सारे गुण हैं। कई दिलचस्प लोग हैं मालवा के टेप पर। टेपे क्यों होते, टेपे क्यों नहीं होते ये बताइए साहब। टेपे तो होते, टेपिया क्यों नहीं होते? नहीं, टेपी लोग मानते थे कि टेपी कभी मूर्ख, मूर्ख तो महिला होती नहीं ना, वो तो मूर्ख बनाती है। तो ये मान के चलते हैं कि मूर्ख तो सिर्फ टेपा ही होता है, महिला को टेपी कहा ही नहीं। देखो शब्द ही नहीं अपने मालवी शब्द को। तो उसका काम मूर्ख बनाना है, टेपा बनाना है। टेपी शब्द है ही नहीं आपके शब्द को। वाह, बहुत शानदार बातचीत आपसे हुई व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप टेपा सम्मेलन में जा भी रहे हैं अभी। आपको मैं एक आत्मव्यंग्य सुना दूं, मुझे यहाँ मिल गया, मेरे ऊपर वाला भी मिल गया, तो वो सुने कि मेरे मजे लिए थे इन लोगों ने। बहुत ही दिलचस्प है। और उसमें है ना, कुबेर दत्त को भी मिलाया था, तो उसका भी मिला है। नंदन जी, दिनकर सोनवलकर, आबी सुरती, मेरा अभी दिखा एक पल, अभी दिखा राजशेखर व्यास 93। हाँ, अब आप देखो छपी किताब है और ये बहुत मशहूर हुई है, कई बार छपी है। हाँ। जो किस्सा आपने शरद जी के बारे में सुना है, वैसा ही किस्सा नंदन जी के साथ भी हुआ। नंदन जी को जब लिफाफा दिया गया सम्मान का, तो उन्होंने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें पैसे, प्रतीकात्मक पैसे थे। मान लो 11,000 का लिफाफा देना था, तो उसमें लिफाफे में केवल 1,000 थे। तो उन्होंने कहा भाई बाकी पैसे कहाँ गए? एक आयोजक से उनको पकड़ा उन्होंने कि भाई पैसे तो दो, तो मैं अभी अनाउंस करूंगा मंच पे से कि मुझे पैसे कम मिले। तो उन्होंने कहा अरे वो पैसे तो आयोजन पे खर्च हो गए हमारे, तो आपके पैसे पे खर्च कर दिए। तो देखिए, इन्होंने लिखा पंडित राजशेखर व्यास, प्रथम टेपा परम आदरणीय पंडित सुनाम व्यास के महापुत्र, महापंडित, महामंडित, महाखंडित राजशेखर व्यास भगवान महाकाल और बाबा काल भैरव के प्रसाद से हम आपका अभिषेक करते हैं। इन दिनों भारत की राजधानी नई दिल्ली में आप उज्जैन के सांस्कृतिक राजदूत है। आजकल आप दूरदर्शन में गुमशुदा की तलाश नामक उच्च कोटि के साहित्यिक कार्यक्रम का संपादन करते हैं। रुकावट के लिए खेदे वाला बहुचर्चित कार्यक्रम भी आप ही का बनाया हुआ है। पिछले साल आपने दूरदर्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जयती जय उज्जैनी, जिसे देखकर मामा पान वाले से लेकर हलवाई आपके जानी दुश्मन हो गए, क्योंकि इस फिल्म में न तो आपने मामा पान वाले का शोरूम बताया, न पंजुमल हलवाई का 5 स्टार टी स्टार। पवित्र टंकी चौक की धर्मप्राण जनता के त्याग और बलिदान के बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा। हमारा आपको आदेश है कि आप उज्जैन पर 52 एपिसोड वाला एक धारावाहिक बनाए, जिसमें शहर की एक गली और गली के एक कुत्ते को कवर करें। आप नाम से चंद्रशेखर और मूंछों से शहीद भगत सिंह दिखाई पड़ते, इसलिए शहीद क्रांतिकारियों की भटकती आत्मा आप में प्रवेश कर गई। आप उज्जैन के गौरव हैं, हमारी गरिमा है। पंडित ऐसे अभिनंदन पत्र बनाते थे दिलचस्प, और ये भेंट करते थे टेपा ट्रॉफी के साथ। तो आपने कहा विज्ञापन भी चलते थे इनके यहाँ, पीछे टेपा गीत भी है, म्यूजिक के साथ, बिल्कुल म्यूजिक के साथ विज्ञापन चलते थे, जैसे रेडियो पे विज्ञापन आते हैं। वो टीम थी बहुत बड़ी, गफूर कुरैशी था, भगवती शर्मा थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उस समय। जी जी, बहुत मजा आता था। शर्मा थे और वो लिखते थे, पर मैंने कहा ना आरंभ के कुछ 10-12 शरद जोशी ने लिखे हैं, मुझे याद है 3-4 साल वो आते थे और वो लिखते थे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजशेखर जी, आपने इतने दिलचस्प किस्से सुनाए। मुझे लगता है टेपा की लुप्त होती परंपरा को के बारे में इससे लोग जान पाएंगे, और भविष्य में नए नए टेपे उत्पन्न होने में इससे मदद मिलेगी। नए आने वाले टेपों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा ये कार्यक्रम। उन सबके भावी टेपों के लिए हमारी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद हम मैं आपकी ओर से दे देता हूं कि आपकी तरफ से आशीर्वाद। धन्यवाद, शुभकामनाएं जी, धन्यवाद।